नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सरिता। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य भेद बेटे अर्थ के आधार पर भी होते हैं, लेकिन आज हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना अर्थात बनावट कि वाक्य बनावट के आधार पर उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो ये यहाँ पे जीगत लिखा हुआ है, जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थक हो, यानी कि उसका अर्थ सही हो और वह अपने आप में पूरा अर्थ स्पष्ट कर दे, तो उसको हम वाक्य कहते हैं। ये नहीं कि हम कोई भी शब्द उठाकर कहीं भी लगा दें और उसको हम वाक्य बोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यहाँ पर हमें सारी बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी कि वो वीरगति को प्राप्त हुए। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है। अतः हम कहेंगे कि यह एक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, तो यहाँ आप देखिए बेटा, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, यानी कि एक क्रिया हो और वही मुख्य हो, तो उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली है, बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, बच्चा हंसा। यहाँ ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं। अब पद कौन से हुए बेटे? जैसे खिली हुई है, जो ये आपको येलो में दिखाए गए हैं, ये क्रियापद हैं, ये क्रियापद है। हंसा क्रियापद है, तो इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो अंतिम वाक्य में सिर्फ 1, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, धूप खिली हुई है, और दूसरे में नहाना और तीसरे में हंसना, ये मुख्य क्रिया हैं। तो बिल्कुल सरल बात है, साधारण बात है और एक ही क्रिया और एक ही काम वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जिन वाक्यों में ऐसा होता है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। अब दूसरा देखिए संयुक्त वाक्य। जिन या जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, अथवा, नहीं तो, अन्यथा वरना शब्दों से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अर्थात जहाँ पर 2 वाक्य हों और वे आपस में इन शब्दों से जुड़े हों। समझ गए ना बच्चों कि एक वाक्य नहीं है, एक वाक्य से ज़्यादा है। सरल या साधारण वाक्य में केवल एक ही वाक्य होगा, एक ही क्रिया होगी, लेकिन संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होंगे, 2 से ज़्यादा भी क्रिया हो सकती हैं,
लेकिन वो आपस में किन से जुड़ रहे होंगे? योजक शब्दों द्वारा या अव्यय शब्दों द्वारा। और वे शब्द कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखो ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, अथवा। तो ये सब जो हैं योजक शब्द हैं। अब हम इसके उदाहरण देखें जरा। हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे किंतु टिकट नहीं मिली। तो इसको हमने किससे जोड़ा? किंतु शब्द से। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। इसको हमने किससे जोड़ा? या शब्द से। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता। यहाँ इसको हमने किससे जोड़ा? वरना से। सब में दो दो क्रियाएं हो रही हैं। तो आशा है आप संयुक्त वाक्य भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं मिश्र वाक्य पर। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब बेटे अगर हम मिश्र वाक्य से अगर लें तो मिश्र माने मिला हुआ, ठीक है, मिश्र माने मिला हुआ। तो यहाँ पर वाक्य एक तरह से आपस में मिले हुए होंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा कि एक प्रधान होगा और दूसरा गौण, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर होगा, या हम कहें कि एक बड़ा और एक छोटा होगा, या एक का ज़्यादा महत्व होगा, एक का थोड़ा सा कम महत्व होगा। तो इस तरह से हम मिश्र वाक्य को समझ सकते हैं। अब जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। दूसरा वाक्य, जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। अब उपरोक्त वाक्य में यह वही व्यक्ति है तथा दूसरे में वे अवश्य सफल होते हैं प्रधान उपवाक्य है, मतलब यहाँ पे इनकी महत्व ज़्यादा है। जैसे यह वही व्यक्ति है। अब कौन वही व्यक्ति है? जिसने कल बच्चे को बचाया था, उससे उस व्यक्ति की पहचान हो रही है। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, मतलब जो परिश्रम करते हैं तो क्या होगा? वे अवश्य सफल होंगे। तो ये मिश्र वाक्य बन गए, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है तथा शेष गौण उपवाक्य हैं, यानी कि छोटे हैं, कम महत्व है उनका। तो ये मिश्र वाक्य भी आपको समझ में आ गए होंगे। और अच्छी तरह से और ज़्यादा समझने के लिए हम चलिए इनके उदाहरण देख लेते हैं, तो हमें और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वह खेलते खेलते सो गया। केवल एक मुख्य क्रिया है, तो कौन सा हुआ यहाँ पर? सरल वाक्य। कौन सा हुआ? सरल वाक्य, ठीक है ना। तो दूसरा, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं प्रधान वाक्य हो गया, और गौण व्यक्ति की ईश्वर भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ पर हुआ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, ठीक है ना। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। यहाँ पर बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, मिश्र वाक्य, ठीक है। उसके बाद सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। सूर्यास्त हुआ और योजक शब्द आ गया, तो यहाँ पर हुआ संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। क्योंकि शब्द आ गया,
तो संयुक्त वाक्य बन गया। संयुक्त, ठीक है। वह फल खरीदने बाजार गया। सरल, ये सरल वाक्य हो गया। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। संयुक्त वाक्य, क्योंकि शब्द आ रहा है, योजक शब्द आ रहा है। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुए तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आएगा मिश्र वाक्य। कौन सा आएगा? मिश्र, मिश्र वाक्य। उसके बाद वह गाते हुए विद्यालय जाता है। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, सरल वाक्य। उसके बाद है यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो, है ना, आपको उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अच्छी तरह से ये वाक्य समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, टेक केयर। नीचे भी लिखा हुआ है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। ठीक है।